हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के हिस्ट्री को देखेंगे और इसमें फर्स्ट चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास में हमें टोटल 8 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से पहला चैप्टर है भौगोलिक खोजें, दूसरा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, तीसरा है फ्रांस की क्रांति, चौथा है विश्व युद्धों का इतिहास, चैप्टर नंबर 5 है नाजीवाद, चैप्टर नंबर 6 है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, चैप्टर नंबर 7 है शांति, चैप्टर नंबर 7 है शांति के प्रयास, चैप्टर नंबर 8 है कृषि और खेतीहर समाज। तो इसमें से हम आज फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक युग के प्रारंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है, उनमें से भौगोलिक खोजें भी शामिल है। इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई, जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही प्रारंभ हो गई थी। इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई। अर्थात दोस्तों, ये बता रहा है कि भौगोलिक खोजों में सबसे अग्रणी भूमिका यूरोप के देशों ने निभाई थी, और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हुआ। दोस्तों, भौगोलिक खोज का शुरुआत यूरोप से ही हुआ, जिसके कारण आधुनिक युग में पूरे विश्व पर यूरोपीय देशों ने ही कब्जा किया था। आगे देखते हैं। यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन और पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और नए देशों जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अत्यधिक सफलता मिली। तो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भौगोलिक खोजों में सबसे पहले किन देशों ने योगदान दिया। तो आपको याद रखना है कि स्पेन एवं पुर्तगाल ने। हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यता के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। प्राचीन एवं मध्यकाल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उसका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से इत्यादि। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियनों को दक्षिण पूर्व एशिया समृद्धि का एहसास तो कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में व्यापक स्तर पर हुए भौगोलिक खोजों तथा उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्ति का था। अर्थात यहाँ पर आपको याद रखना है कि मध्यकाल में जो यूरोपीय इतिहास है ना, वो सामंती प्रवृत्ति का था। किस प्रवृत्ति का था? सामंती प्रवृत्ति का था। इस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और ना ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि मध्यकाल के लोगों को पृथ्वी कैसी लगती थी? चपटी लगती थी, एवं समुद्र में अधिकतम दूरी जाने पर पृथ्वी
के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था। उस समय के लोग को लगता था कि पृथ्वी चपटी है और जब हम समुद्र में अधिकतम दूरी तक जाएंगे तो समुद्र के किनारे से गिरकर अनंत अर्थात अंतरिक्ष में विलीन हो जाएंगे। समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। जहाज छोटे और असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता थी। कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अभी नहीं हुआ था, अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय बना रहता था। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। इस परिस्थिति में नाविकों एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक की यात्रा करना अत्यंत दुष्कर था। भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। इस बीच यूरोप में कुछ ऐसे घटनाएं घट रही थी जिनके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्य युगीन मानसिकता से निकलने को उद्यत हुआ। 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम, जिसे वर्तमान में इजराइल के नाम से जाना जाता है, पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध में यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए तो सामंती गौरव के मिथ्याभिमान भी ग्रसित यूरोपीय स्तंभ टूटने लगा। अर्थात आपको याद रखना है कि किस मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध हुआ था, तो जेरूसलम के मुद्दे को लेकर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि भी तैयार की। मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। आपको याद रखना है कि 15वीं शताब्दी से पूर्व एशिया एवं यूरोप के बीच व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता था, तो होता था कुस्तुनतुनिया के मार्ग से। परंतु 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा। अर्थात आपको याद रखना है कि कुस्तुनतुनिया पर किसने अधिकार कर लिया था, तुर्की ने अधिकार कर लिया था, जिसके कारण यूरोपीय लोग यहाँ पर नहीं आते थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा कर देना पड़ता था एवं वो जो व्यापार करते थे व्यापार भी सुरक्षित ढंग से नहीं हो पाता था, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था, जिसका हल ढूंढना यूरोपियनों के लिए आवश्यक था। इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा, तो अरबों से सीखा। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था, जो सामुद्रिक अभियानों में काफ़ी सहायक था। अब मानचित्र में काफ़ी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल बनाए। आपको याद रखना है कि कैरावल जहाज किसने बनाया, तो पुर्तगालियों ने बनाया था। अब आपसे पूछा जाएगा कि नए किस्म के हल्के और तेज चलने वाले जहाज का नाम क्या था, तो उस जहाज का नाम था कैरावल। इस नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। इसी क्रम में
1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्मासा अंतरिप तक पहुंच गया। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ पहुंचे थे, तो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पहुंचे थे। अब आपको ये भी याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तो उत्मासा अंतरिप है। उत्मासा अंतरिप है जिसे कैप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। आगे 1498 में पुर्तगाल का एक, आपको दोस्तों ये भी याद रखना है, 1498 में पुर्तगाल के एक साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्मासा अंतरिप होते हुए भारत के मालाबार तट यानी कि केरल के कालीकट तक पहुंच गया, जहां स्थानीय शासक जमोरीन द्वारा उसका स्वागत किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था और वह उत्मासा अंतरिप से होते हुए भारत में सबसे पहले केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां के राजा उस समय थे जमोरीन, और जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत काफी भव्य तरीके से किया। ज्ञातव्य है कि वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया था। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका में किस भारतीय व्यापारी से मुलाकात हुआ था वास्को डी गामा का, तो हुआ था अब्दुल मजीद से, और अब्दुल मजीद ने ही वास्को डी गामा को भारत आने के लिए रास्ता बताया था। इससे यूरोपियनों के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में बेचा गया। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि वास्को डी गामा जो वस्तु भारत से यूरोप ले गए थे वहाँ उसे कितना मुनाफा हुआ, तो 26 गुना अधिक मुनाफा हुआ था। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी, जिसे 1492 में ही कोलंबस ने प्राप्त किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नई दुनिया यहाँ अमेरिका को कहा जाता है। यह है ना नई दुनिया अमेरिका को कहा जाता है। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन किसने कहा, तो वो कहा था कोलंबस ने। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। तो आपको याद रखना है कि अमेरिका अर्थात नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा, तो अमेरिकी वेस्पुची ने ढूंढा था, और इसीलिए अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही पड़ा। 1519 ईस्वी में मैगलन, आपको ये याद रखना है दोस्तों कि 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और यह धारणा पुष्ट की गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं। आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रिया की भी खोज की, साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। तो ये भी आपको याद रखना है कि न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया था, तो वो लगाए थे सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासक ने भी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें से पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी
इसाबेला प्रमुख थी। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुका था। भौगोलिक खोजों के परिणाम। भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहत भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से विलग अर्थात अलग थी परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। नए देशों की खोजों के द्वारा न केवल नए उपनिवेश के साथ व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने वहां अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि उपनिवेश की शुरुआत जो हुई थी उसके पश्चात लोगों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया था, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभरकर सामने आया। अपनी विकसित एवं भौतिक आवश्यकताओं के निमित्त उन्होंने उन देशों का भी शोषण किया जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप निम्न रूपेण स्पष्ट किए जा सकते हैं। पहला है व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेश के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे, अर्थात जब यूरोपीय देशों ने कई देशों को अपना उपनिवेश बनाए तो वहाँ का आर्थिक संपत्ति अपने लिए उपयोग कर रहे थे, जिससे यूरोप धीरे धीरे काफ़ी समृद्ध होने लगी। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। हुंडी, ऋण पत्र इत्यादि व्यापारिक साख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था, परंतु अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागरों ने ले लिया। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प इत्यादि शहर विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए और यूरोपीय बाजार पर इटली का एकाधिकार जाता रहा। इसके बदले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ गया। कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निमग्न हो गए कि इन्होंने अपना साम्राज्य ही खो दिया। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित बहुमूल्य धातुओं, विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना तथा चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। फलतः 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। बदले हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बनी और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगे। इसके फलस्वरूप समाज में सामंती वर्ग के बदले व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ा। दूसरा नंबर है औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा और यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रही। अर्थात जब उपनिवेशवाद की स्थापना हुई तो उसके बाद सभी देशों ने अपना साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास किया, जिसके कारण यूरोपीय देशों में ही प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली गई। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आए। व्यक्तियों
की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार का संचालन आरंभ किया और इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये कंपनियां प्रयत्नशील हुई। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुई। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थे और कुछ राज्यों द्वारा। आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूहों में उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, परंतु 16वीं सदी के अंत तक 17वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी शामिल हो गया। तीसरा है वाणिज्यवाद का विकास। नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। आधुनिक पूंजीवाद का क्या हुआ? जन्म हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी। सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई। साथ साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा। इन भंडारों की प्राप्ति में स्पेन अग्रणी था। अर्थात जब सोना और चांदी का महत्व काफ़ी अधिक बढ़ने लगा तो विभिन्न देशों ने सोना और चांदी को लूट लूट कर इकट्ठा करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। 4 नंबर, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। जैसे कि पूर्व में उल्लेखित है कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो धीमा पड़ गया था, नए भौगोलिक खोजों ने इसमें प्राण डाल दिए। ईसाई धर्म प्रचारों ने अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के दुर्गम स्थलों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर एवं जबरन धर्मांतरण एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया और इसका विरोध भी हुआ। अर्थात ईसाई धर्म को जो प्रचार करने वाले लोग थे वो लोगों को लालच देते थे धन का, और जो धर्म परिवर्तित नहीं करते थे उसे जबरन धर्म परिवर्तित करवाया जाता था। दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रसार ने चर्च की प्रभुसत्ता को कम कर दिया। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिसने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया। 5 नंबर है दास व्यापार का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। नए अन्वेषित क्षेत्रों अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाना शुरू हुआ। आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में इसने बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। इन गुलामों से जंगल को काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाज़ों में ईंधन झोंकने आदि कठिन कार्य करवाए जाते थे तथा इन पर अमानवीय बर्बर अत्याचार भी किए जाते थे। इस प्रकार भौगोलिक खोजों का यह नकारात्मक परिणाम था कि इसने तथाकथित सभ्य एवं विकसित लोगों द्वारा अविकसित, भोले भाले एवं कमजोर लोगों का शोषण किया। 6 नंबर है भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया।
इससे चर्च द्वारा स्थापित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। कालांतर में या यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की शुद्धता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने और भी हैं से स्पष्ट होता है। बढ़े हुए सामुद्रिक गतिविधियों ने समुद्री यात्राओं में उपयोगी विभिन्न उपकरणों यथा नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली इत्यादि के विकसित होने का अवसर प्रदान किया। इससे संबंधित विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिकों के वर्ग का जन्म हुआ। कालांतर में इसी वर्ग ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 7वां परिणाम है भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ। जैसे यूरोप से कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ तथा यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफी, तंबाकू, आलू का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि यूरोपीय देशों से भारत में किन किन फसलों का आयात हुआ, तो हुआ था चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू जैसे फसलों का। भारतीय फसल आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्रों में गए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई, विचारों में परिवर्तन आए तथा वैज्ञानिकों विचारों को मान्यताएं मिली। धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के अन्वेषणों तथा नवीन मार्गों के खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इसने दुनिया का यूरोपीयकरण कर दिया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।